इससे पहले हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हमने क्या क्या सीख लिया है अब तक। हमने जर्नल एंट्री सीखी है, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। और ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो तो आपको कैश या बैंक अकाउंट भी ज़रूर बनाना है लेजर में। और लास्ट में बैलेंस शीट जिसकी एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों साइड टैली होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जब भी आपकी क्लास हो तो प्लीज़ आपकी बुक साथ में ज़रूर ओपन हो सो दैट आप मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते रहें, समझते रहें। 60 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको समझा रही हूँ आज इलस्ट्रेशन 61। पेज नंबर है 4.66 पर है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 61 मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आपको जो जो अकाउंट है वो तो बनाने ही बनाने हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन अब बच्चों जो हम ये सम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 61, इस सम में हम एक क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है वो नहीं गिवन, जो कि जनरली हर सम में गिवन होती है, बट यहाँ पर नहीं गिवन। मैं फिर भी आपके सामने सम पढ़ रही हूँ। मुरारी एंड वोहरा पार्टनर्स हैं, कैपिटल गिवन है। और 1 अप्रैल को एक न्यू पार्टनर यादव ज्वाइन करता है 1/4 शेयर के लिए, कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। ये सारी एंट्रीज आपको आती हैं। अब क्वेश्चन में एसेट एंड लायबिलिटीज प्रॉपरली बैलेंस शीट बनाकर नहीं दी हुई, ऐसे ही बिखरी हुई आइटम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन सबको अरेंज करना है। तो ये जो बैलेंस शीट है इसको पहले बनाना है, फिर आपको बाकी की चीजें रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और जो लास्ट में बैलेंस शीट बनती है जिसमें एडमिशन का भी इफेक्ट दिखाना होता है वो बाद में बनानी। तो एक बैलेंस शीट जो अभी हम बना रहे हैं इसको पहले बनाएंगे, ये बिफोर एडमिशन, यानी जब यादव नहीं आया था तब फर्म की बुक्स में या बैलेंस शीट में क्या क्या एसेट पड़ी हुई थी। तो बैलेंस शीट ये जो हम स्टार्टिंग में बनाते हैं जिससे कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर या मिसिंग फिगर भी जनरली आती है, इसको बच्चों नाम देना है वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हम। यहाँ पर सारी एसेट्स आती हैं और यहाँ पर सारी लायबिलिटीज आएंगी, ठीक है। ये बिफोर एडमिशन वाली बैलेंस शीट है जिसमें हम सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो क्या क्या है? मुरारी और वोहरा की बुक्स में क्रेडिटर्स हैं 60,000, क्रेडिटर्स दिखा दिए जाएंगे। इनकी बुक्स में पहले से ही बैंक ओवरड्राफ्ट था, इन्होंने बैंक से एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो नया पार्टनर आता है उसको एडमिट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, सही हो जाए कंडीशन। क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो दो चीज़ें कैश में भी लाएगा, एक कैपिटल और एक प्रीमियम। तो पहले से ही इन्होंने उधार ले रखा था, बैंक से ओवरड्राफ्ट चल रहा है 15,000। अभी तक किसी सम में ये ओवरड्राफ्ट नहीं आया था, मैं यहाँ स्टार लगा रही हूँ, आप भी लगा लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपको इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको समझना है। अब जो लाइन है उसको भी अंडरलाइन करेंगे। देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, अपार्ट फ्रॉम कैश का मतलब उनकी एसेट कैश के अलावा ये है। क्या क्या है? स्टॉक है 10,000 का, कुछ टेंजिबल एसेट्स हो सकती हैं, कुछ इनटेंजिबल एसेट हो सकती हैं, ऐसी कुछ करंट कुछ नॉन करंट हो सकती हैं। तो जितनी भी एसेट्स हैं हमने उनको यहाँ लिखते जाना है। डेटर्स है हमारे 40,000 के, प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 और एक लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू गिवन है 2 लाख। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिख दी कि अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा बाकी की एसेट है, इसमें कैश नहीं है। तो अगर कोई बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचती है तो वो कैश ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेनली कैश फाइंड आउट करना है। और मुरारी और वोहरा जो दोनों पार्टनर हैं उनकी स्टार्टिंग में कैपिटल भी गिवन है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कैपिटल। मुरारी और वोहरा दोनों ओल्ड पार्टनर्स जो थे, एडमिशन से पहले का इफेक्ट आपको दिखाना है। मुरारी की कैपिटल है 1,20,000 और वोहरा की कैपिटल है 1,60,000, तो टोटल कैपिटल 2,80,000। अब ये जो बच्चों हम स्टार्टिंग में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाती हैं, ये तभी बनानी है जब बैलेंस शीट नहीं गिवन हो और कोई ना कोई मिसिंग फिगर जानने के लिए हम ये बनाते हैं।
तो इससे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है, वो क्या हो सकती है? इस सब में तो लिखा ही था अपार्ट फ्रॉम कैश, तो वो बैलेंसिंग फिगर हमारी कैश ही है, ठीक है। बट अगर कैश गिवन होता और फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो तब आप उस केस में क्या मानेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इधर डिफरेंस आ रहा है तो लॉस, P&L लिखेंगे, इधर डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट, जिसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि अपार्ट फ्रॉम कैश नहीं लिखा हुआ और आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो तब आप उसको P&L माने। इसमें अपार्ट फ्रॉम कैश था तो बैलेंसिंग फिगर कैश ही है। क्रेडिट साइड या लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आपका आएगा 3,55,000। इसमें से ये सारा टोटल आप माइनस करेंगे तो 25,000 एसेट साइड पर जो बचेगा ये हमारा कैश है, जिसको हमने जो एडमिशन जब ले लेगा यादव, तब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर रिकॉर्ड करना है। और कैश बहुत मेन आइटम होती है हर सब में, जिसमें चेंजेस होंगे, कितना आ रहा है प्लस करना है, कितना जा रहा है वो माइनस करना है। इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन नॉर्मल है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, जिसमें आपने स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में 2 स्टॉक, ऐसे 2 प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा और 5,000 बैड डेट्स प्रूव हो गए, तो एंट्री है रिवोल्यूशन डेबिट टू डेटर, ब्रैकेट में आप बैड डेट्स लिख सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिसमें आप रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे और प्रीमियम वो दे रहा है 1/4 शेयर के लिए 90,000। एक और चीज इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखनी है वो ये है कि क्वेश्चन में मुरारी और बोरा की कोई रेशो नहीं गिवन। इफ ओल्ड रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी विल अज्यूम ओल्ड रेशो इज इक्वल, ठीक है। और यही सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होगी। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस, देन ओल्ड रेशो विल बी कंसीडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड और सैक्रिफाइस दोनों ही इक्वल माननी है। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फ्लक्चुएटिंग बनाना है, उसमें प्रीमियम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है उसमें नया पॉइंट यही सीखने वाला है। एक तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, दूसरा जब आप एडमिशन के बाद, यादव के एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें सारी एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करोगे और कैपिटल भी अब 2 की नहीं 3 की हो जाएगी, इंक्लूडिंग द न्यू एडमिटेड पार्टनर ऑल्सो। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें जो यादव लेकर आ रहा है बिजनेस में, उसके लिए आपने बैंक वर्ड लिखना है, ठीक है। ये कैश ऐसे ही रहने देंगे अनटच्ड। बैलेंस शीट में कैश, ये मान लीजिए बैलेंस शीट है, इसमें आप सारी एसेट्स दिखाएंगे, तो कैश को यूं ही पड़ा रहने दीजिए 25,000, बिकॉज यहाँ पर बैंक का बैलेंस फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल है, पर बैंक अकाउंट तो है, इसलिए जो भी चीजें आ रही है या जा रही है बैंक के थ्रू ही आपको दिखानी है। हर एंट्री में या अकाउंट में आप पैसा आने या जाने के लिए बैंक वर्ड लिखेंगे। तो अब पहले से जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था 15,000 का, ठीक है, इसको आपने पे करना है। कैसे? जब नया पार्टनर आया यादव, तो वो 2 चीजें बैंक के थ्रू और यू कैन से चेक के थ्रू ला रहा है। एक तो यादव कैपिटल लाया बैंक के थ्रू 2 लाख की कैपिटल, दूसरा वो प्रीमियम भी लाया है। प्रीमियम कितना लाया है? 90,000, जो कि बिजनेस में ही पड़ा रहा, रिटेन का केस है, जब तक विड्रॉन कहा ना जाए तो आपको विड्रॉन की एंट्री नहीं करनी। तो अब हमारे पास देखिए यादव के आने के बाद इनफ बैंक बैलेंस हो गया है, 2,90,000 हो गया, जिसमें से हम अपना पुराना बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देंगे। तो अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट अगली बैलेंस शीट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि हमारा फेवरेबल बैलेंस बचेगा। 2,90,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो 2,75,000, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट जब भी किसी क्वेश्चन में आए तो आपने उसको अपने आप पे करना ही करना है, ये मानते हुए कि जो भी नया पार्टनर पैसा ला रहा है वो हम उससे चेक के थ्रू मंगवा रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन 62, जिसमें आपसे कोई अकाउंट नहीं मांगा है, एंट्रीज मांगी है। ए और बी पार्टनर्स है, रेशो है 2:1। सी न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है। अब न्यू रेशो है 5:3:2। एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि ओल्ड रेशो भी है हमारे पास, न्यू रेशो भी है। तो ओल्ड माइनस न्यू करके क्या आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है, लेकिन वो तभी करना है जब गुडविल यानी प्रीमियम का कोई पॉइंट हो, ठीक है, नए पार्टनर से रिलेटेड। तो यहाँ पर
गुडविल के बारे में कुछ भी पॉइंट नहीं है, सारी ट्रांजैक्शन एसेट एंड लायबिलिटीज के चेन से रिलेटेड है, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट आपको बनाना है या आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्टली एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवोल्यूशन का लास्ट में प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, जो भी आए आंसर रिवोल्यूशन का उसके लिए आपने यूज करनी है ओल्ड रेशो, तो न्यू रेशो को इसमें इग्नोर करना है। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 25% से और बुक वैल्यू बिल्डिंग की थी 4 लाख, तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है इसलिए बिल्डिंग की वैल्यू को आप इंक्रीज कर देंगे बच्चों। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और एप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट है, इसके लिए आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि गेन हो गया। तो 1 लाख आप निकाल लेंगे क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू थी बुक वैल्यू 4 लाख, जिसका 25% 1 लाख से बिल्डिंग को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो वर्किंग नोट में रिवोल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं, वहां पर आपको बाय बिल्डिंग लिखना है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में प्रोविजन के बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों आगे भी आएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल बहुत सिंपल पॉइंट है कि प्रोविजन पहले तो था 5000 लेकिन रिड्यूस हो गया है 2 रुपीज 3000, ठीक है। जहाँ 2 होता है वहाँ डिफरेंस देखना होता है। 5000 का प्रोविजन आज 3000 पर आ गया है। प्रोविजन का कम होना अच्छी बात है, हमारा गेन हो गया। प्रोविजन का बढ़ना हमारा लॉस होता है और प्रोविजन का कम होना हमारा गेन होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप डेबिट कर देंगे कम करने के लिए, और गेन है इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट। 5000 का प्रोविजन 3000 पर आ गया तो डिफरेंस रिवोल्यूशन में जाएगा, ठीक है। तो रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड पर गेन हो गया बाय प्रोविजन। ऐसे ही थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के लिए प्रोविजन बनाना होगा, जो कि हमारा लॉस है। हमें ये रिपेयर का बिल भी पे करना है 4000, पहले नहीं था। आप कह सकते हो कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, अब इसको रिकॉर्ड कर दो टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, जिसका अमाउंट है 4000, ठीक है, जो कि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी बन के भी जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, इसको भी अकाउंट्स में लेना है। जब न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ है तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर दो। इन्वेस्टमेंट का हेड अभी तक नहीं था क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं थी, हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया और एसेट का क्रिएट होना हमारा गेन होता है 10,000। रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगी। ऐसे ही एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सप्लायर को 12,000 हमको पे करना है, क्रेडिटर्स को पे करना है। ये पहले नहीं थी लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड थी, जिसको हमने रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिटर को पे करेंगे तो रिवोल्यूशन डेबिट टू क्रेडिटर्स 12,000। अब बच्चों आप प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी है, तो अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो एक लास्ट एंट्री प्रॉफिट लॉस की करना प्लीज नहीं भूलना। आप प्रॉफिट लॉस आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। रिवोल्यूशन कहाँ का क्रेडिट हुआ, यहाँ पर 1 लाख, यहाँ 2000 और यहाँ 10,000, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट आपको दिस प्लस दिस प्लस दिस 1,12,000 से क्रेडिट होता नजर आ रहा है, ठीक है। और डेबिट कहाँ पर हुआ है रिवोल्यूशन, यहाँ 4,000 से और यहाँ यानी कि 16,000। तो आप इसका डिफरेंस कर लीजिएगा, बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिट बड़ा है तो रिवोल्यूशन का आंसर प्रॉफिट आएगा, जिसको हमने ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 96,000 प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 63। तो देखते हैं इसमें क्या न्यू पॉइंट है इलस्ट्रेशन 63 में। बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। अभी हमने सीखा कि जब ना बैलेंस शीट हो पहले से ही तो हमने आइटम्स अरेंज करने के लिए या मिसिंग फिगर जानने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ तो पहले से ही गिवन है कि बिफोर एडमिशन वाली बैलेंस शीट हमेशा 99% हर सब में होगी, ठीक है। तो ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो है 3:2। बैलेंस शीट में आपको अपने आप ध्यान देना है, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ बट फिर भी मैं बता रही हूँ एक बार और कि एसेट साइड पे क्या क्या आइटम्स होती हैं जो आपको अपने आप करनी है। गुडविल है तो वो राइट ऑफ होगी,
P&L का लॉस सफर करेंगे, एडवर्टीजमेंट या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। लायबिलिटी साइड पर हमारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और कुछ नहीं कहा तो ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स की है, जिसको ओल्ड रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पर इस सब में जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बच्चों बैलेंस शीट में एसेट में से भी लेस होके शो किया जा सकता है और लायबिलिटी साइड पर भी हो सकता है। जरूर इसको देखना है क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंट्स अभी आएंगे। फिलहाल प्रोविजन लायबिलिटी साइड पर है। सी, नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम ला रहा है, प्रीमियम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि कुछ नहीं कहा कि ए और बी ने कितना कितना सरेंडर किया है सी के लिए, तो ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। उसके बाद प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन आप 3:2 में कर देंगे। लेकिन हाँ, प्रीमियम से रिलेटेड पॉइंट है हमारा सेकंड। पहले आप प्रीमियम मंगवाने की एंट्री करते हैं, बैलेंस शीट में कैश है तो आप कैश लिख सकते हो यहाँ पर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब मंगवा लिया तो सेकंड एंट्री में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एंट्री आपको आती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। दोनों ही ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही है जो कि है 3:2। तो प्रीमियम नया पार्टनर सी लाया है 4800, ठीक है। मेन इस क्वेश्चन में यही पॉइंट समझने वाला है कि प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं कहा तो हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। बट सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है 4800 पेड बाय सी टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी। प्लीज अंडरलाइन कर लेना, ए और बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला हुआ है तो आप यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखेंगे, दोनों का ही लोन अकाउंट क्रेडिट किया जाए। यानी गुडविल का पैसा उनकी कैपिटल को नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, उनके लोन अकाउंट को बढ़ा रहा है। ये फ्यूचर में हमने उनको पे करना है तो लोन अकाउंट आपको बनाना नहीं है जब तक कहा ना जाए। तो आप नॉर्मली बाकी चीजें बनाएंगे, इस एंट्री को आप लोन अकाउंट में डालेंगे तो ये कैपिटल को अफेक्ट ही नहीं कर रही। इसलिए कैपिटल अकाउंट में जो हम लिखा करते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल वो इसमें कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो है अंडर वैल्यूड हो गई है तो उसको बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फ्री होल्ड प्रीमिसेस को आप यहाँ दिखाएंगे। मशीनरी ओवर वैल्यूड हो गई है ऑलरेडी तो मशीनरी की वैल्यू को कम करना होगा। स्टॉक डिस्काउंटेड है 10%, यानी स्टॉक को भी आपने कम करना है 10% से। प्रोविजन पर आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 1000 से रिड्यूस कर दो। प्रोविजन का कम होना हमारा गेन होता है, अच्छी बात है। प्रोविजन रिड्यूस हो गया है तो 1000 गेन इधर आएगा। पहले से प्रोविजन था लायबिलिटी में 4000 का, अब 1000 से रिड्यूस हो गया है तो अब प्रोविजन का बैलेंस 3000 है। अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पे गिवन है तो आप सोल्यूशन में भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ही प्रोविजन दिखाएंगे, और अगर क्वेश्चन में डेटर में लेस करके है तो आप सोल्यूशन में भी सेम उसी तरीके से दिखा सकते हो। और एक और पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4250 थी, अब ये कम हो गई है तो इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ रिड्यूस कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन में नहीं कहा। क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी है, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मांगा है और बैलेंस शीट जो एडमिशन के बाद बनती है वो मांगी है, और न्यू रेशो भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो सिंपल लेट टोटल प्रॉफिट 1 से करनी है, जिसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कोई यूज नहीं है, लेकिन वैसे हमसे अलग से मांगा हुआ है। और ये लोन अकाउंट जो है, क्योंकि पहले से कोई बैलेंस नहीं था, अभी अभी ये बैलेंस आए हैं, तो आपने लायबिलिटी में इसको डालना नहीं भूलना। लायबिलिटी में कैपिटल भी आएगा और कैपिटल से पहले आता है लोन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 64 कर रहे हैं अब हम। इलस्ट्रेशन नंबर 64, चलिए देखते हैं इसमें क्या न्यू पॉइंट है। एक्स और वाई पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1। जेड नया पार्टनर आया, ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो थी 2:1 एक्स की और वाई की, और अब जेड भी आ गया है इनमें। तो अब जो न्यू रेशियो है इसका बेस सेम नहीं किया हुआ तो हम बेस सेम कर लेंगे। लिखा हुआ है 1/4, 3/8 और 3/8, तो ये बेस सेम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेस सेम करेंगे, 8 एलसीएम 2:3:3। तो अब आप इसकी जगह पर ये न्यू रेशियो लिखें, ठीक है, 2:3:3 इज द न्यू रेशियो। ओल्ड भी है न्यू भी है,
तो नॉर्मली z के लिए x और y दोनों सरेंडर या सेक्रीफाइस करते हैं, पर आपको चेक जरूर करना है प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री के लिए। ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो देखेंगे कि z के लिए कौन कौन और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। z जो न्यू पार्टनर आया उसका तो गेन ही होगा 3/8 का, और जब हमने x का निकाला तो x का तो आ रहा है सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू किया, और जब y का किया तो नेगेटिव चला गया है, तो y का सेक्रीफाइस नहीं बल्कि उल्टा गेन आ रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हर क्वेश्चन में जो टोटल सेक्रीफाइस है वो टोटल गेन के बराबर होता है, यानी x ही अलोन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। y का शेयर फ्यूचर में कम होना चाहिए था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पर ये बढ़ रहा है तो गुडविल y भी कंपनसेट करेगा। ठीक है, ऐसी चीजें आपने सीखी हुई हैं। बैलेंस शीट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे, एंट्रीज आपसे मांगी है। एक क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है अंडरलाइन कर लीजिए कि रिवोल्यूशन अकाउंट की जगह वो कह रहे हैं इज टू बी मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि रिवोल्यूशन का एक और नाम भी होता है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। तो आपने कहीं पर भी वर्ड रिवोल्यूशन यूज नहीं करना, एंट्री हो या अकाउंट आप ये टर्म यूज करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और गुडविल की एंट्री समझिए, क्योंकि आपकी एंट्रीज ठीक होंगी तभी आप कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो एंट्री मांगी है या नहीं आप रफ में एंट्री जरूर कर लीजिएगा। तो पहली एंट्री जब नया पार्टनर आया, नया पार्टनर आ रहा है और कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है, Z आ रहा है, और वो कैपिटल के साथ साथ 36,000 प्रीमियम भी ला रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है तो डेबिट भी होगा, और क्योंकि उसके लिए Z के लिए सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर X अलोन है, तो ये सारा प्रीमियम X की कैपिटल में जाएगा 36,000। अब Y को भी गेन क्यों हो, इसके लिए Y भी कंपनसेट करेगा, पर क्योंकि Y पहले से ओल्ड पार्टनर था तो गुडविल का शेयर उससे नहीं कैश में मंगवाना, उसकी कैपिटल कम कर ली जाएगी और सेक्रीफाइस वाले पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो प्रॉब्लम ये है कि गुडविल कैसे निकालेंगे, इस Z के बेस पर, प्रीमियम के बेस पर आप निकालेंगे कि अगर Z को कहा गया है 3/8 शेयर के लिए प्रीमियम या गुडविल का शेयर लाना है 36,000। ठीक है, तो इसके बेस पर आपको टोटल होल गुडविल या फुल वैल्यू क्या आई गुडविल वो निकालनी है टोटल, जिसका रेसिप्रोकल किया जाएगा 36,000 इंटू 8/3। ये करते ही आपको टोटल गुडविल मिल जाएगी, और इसमें Y अपने गेन के इक्विवेलेंट पार्ट देगा। ठीक है, यानी कि 36,000 इंटू 8/3 इंटू 1/24 करके बच्चों चेक कर लेना, ये आएगा 4,000। तो 4,000 X को और गुडविल मिलेगी, यानी X की कैपिटल दो बार क्रेडिट होगी, जिसको आपने कैपिटल अकाउंट में प्लीज बहुत ध्यान से पोस्ट करना है। बाकी सब कुछ सिंपल है। बैलेंस शीट में आपको कैश एंड बैंक दोनों ही गिवन है, तो आप एंट्रीज में बैंक वर्ड का ही यूज करेंगे। इलस्ट्रेशन 65 आज का लास्ट, फिर मैं टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। इलस्ट्रेशन 65, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। A, B और C पार्टनर है, 3 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं और एक 4th न्यू पार्टनर D फर्म को ज्वाइन कर रहा है। और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे बच्चों दोनों चीजें हैं, कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है। तो अपने कैश इन हैंड को अनटच ऐसे ही पड़े रहने देना है, और जो भी ट्रांजेक्शन्स है, एंट्रीज है, उसको बैंक के थ्रू करेंगे आप, तो बैंक बैलेंस जरूर चेंज होगा। लायबिलिटी साइड पे भी कुछ भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली आइटम नहीं है। डी पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है 1,20,000 और प्रीमियम भी ला रहा है फॉर अ क्वार्टर। ठीक है, अ क्वार्टर शेयर के लिए आया डी, इट मीन्स 1/4 शेयर के लिए आया। सेकेंड पॉइंट जो है उसमें अंडरलाइन करें द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट की वैल्यू को 10% से इंक्रीज करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो फिक्स एसेट के अंदर जो आप बैलेंस शीट से अपने आप लेंगे वो है फर्नीचर, ये भी फिक्स एसेट होती है, और एक है बिजनेस प्रेमिसेस, बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। फर्नीचर और बिजनेस प्रेमिसेस ये दोनों हमारी फिक्स एसेट है, जिसको 10% से दोनों को ही इंक्रीज करना है। बाकी सारी हमारी फिक्स एसेट नहीं है, करंट एसेट है।
तो रिवोल्यूशन के थ्रू आप कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है। जब डी भी आ गया तो अब 3 नहीं 4 पार्टनर हो गए हैं, ए बी सी डी, और चारों की रेशो है इक्वल। तो आपने चेक जरूर करना है कि ए बी सी में से कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं डी के लिए। पहले ओल्ड रेशो थी 3:2:1, और जब डी भी आ गया तो सबकी रेशो इक्वल हो गई है, यानी 1/4 ईच। तो देखते हैं क्या डी के लिए ये तीनों सरेंडर कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डी जो न्यू पार्टनर आएगा उसका तो गेन ही गेन है, ठीक है। इन तीनों का हमें चेक करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू किया जाएगा। तो जब हमने ए का निकाला ओल्ड माइनस न्यू, फॉर्मूला जरूर लिखना है, 3/12 का सेक्रीफाइस आया। ऐसे ही बी का भी 1/12 का सेक्रीफाइस आया, लेकिन सी का नेगेटिव चला गया, यानी कि -1/12 गेन, ठीक है। वैसे तो सी भी ओल्ड पार्टनर है, बट इसका फ्यूचर में शेयर बढ़ रहा है, तो इन दोनों का गेन इन दोनों के सेक्रीफाइस के बराबर होगा। तो गुडविल वाली एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि डी 1/4 शेयर के लिए जो प्रीमियम ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी को मिलेगी इनके सेक्रीफाइस की रेशो में, ठीक है। सेक्रीफाइस की रेशो है 3:1, इन दोनों को ही देखना है आपको। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल हमने ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में सेक्रीफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है, 30,000 लेकर आ रहा है, 30,000, जिसका हम 3/4 और 1/4 निकालेंगे। एंट्री पूछी है या नहीं आपको जरूर लिखनी है, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा, इसको भी फ्यूचर में गेन क्यों हो रहा है, इसके लिए ये आज इन दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की टर्म में कंपनसेट करेगा। तो हमारी एंट्री हुई सी कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। अब फिर से वही कि सी का शेयर कैसे निकालेंगे, डी के बेस पर निकालें। अगर डी पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए प्रीमियम लाने के लिए बोला गया है 30,000, तो पूरे 1 शेयर के लिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या हुई, 30,000 × 4/1, ये टोटल गुडविल है। इसमें फिर से 1/12 करना होगा ताकि हमें सी का गेन के इक्वलेंट पार्ट मिल जाए, जो कि 10,000 आएगा, ठीक है। तो सी की कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों कम करना मत भूलना, और ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है। तो आज आपने जो सम करने हैं, ये मैंने आपको 65 तक समझा दिया है, 61 to 65 ये 5 सम आपके होमवर्क के हैं। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।